My voice is clear? Okay, thank you. Now I will share the screen. Please once reply. Is it present or not? Presenting, ma'am. Okay, thank you so much. लास्ट हमने क्या रिवाइज किया था हायर एजुकेशन में? किसी को याद है? अगर याद है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कमीशंस पढ़ लिए थे। कमीशंस का रिवीजन सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन से ही आगे बढ़े थे। सारे हमने इंस्टीट्यूशंस देखे थे एक एक करके, किसको क्या कहते हैं। हैव यू रिमेम्बर? बौद्ध पीरियड में क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को जहां लर्निंग दी जाती है? मठ, बिहार। मठ, वेरी गुड। एंड प्री वैदिक काल में? गुरुकुल। प्री वैदिक, उत्तर वैदिक में, प्री पोस्ट वैदिक पीरियड में? सॉरी, गुरुकुल, वेरी गुड। एक्सीलेंट स्टडी है आपकी, नो डाउट। बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हम उसके बाद हमने जो बाहर के लोग आए हमारे यहाँ पर, उनको हमने देखा एक एक करके कैसे आए और उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज लेके आए, क्या क्या हमारे यहाँ पे लाकर उन्होंने चीजों को यहाँ पर हमारे ऊपर लाए और हमने उनको अडॉप्ट किया। कुछ को एज इट इज, कुछ को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में। एक एक करके सारे हमने चार्टर्ड एक्ट देखे, 1830, 1813 का, 1833 का, चार्ल्स वुड डिस्पैच देखा हमने। ऐसे करके हमने सारे क्या देखे, जो भी एक्ट्स आए थे। और एक हमने बात की थी, ये इंपॉर्टेंट था, कि एक ऐसा आयोग आया था, कमीशन आया था, जिसमें कि भारतीय सदस्य भी शामिल थे। उसके मेंबर जो हैं कुछ इंडियन लोग भी थे। ये चूंकि पीडीएफ है तो इसको हम बस जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, इसमें स्लाइड नहीं चलेगी। यहीं से मैं पेन लेके, जूम ठीक है ये या और जूम आउट करना है इसको? दिखाई दे रहा है? मैम थोड़ा सा और कर दीजिए। जूम कर दूं? ओके, बताइएगा कितना करना है। ठीक है इतना? यस मैम। ओके, थैंक यू। ब्लर, हाँ ब्लर अब नहीं होगा। इस आयोग में टोटल 20 मेंबर्स थे, यानी कि इस कमीशन में जो टोटल तो कितने थे? 20। ऐसा भी अगर पूछा जाता है कौन सा है, ये भी देख लीजिए इसका नाम। कल जो हमने लास्ट जो हमारी हुई थी रिवीजन क्लास, उसमें पढ़ा था। लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था हंटर एजुकेशन कमीशन। ये ऐसा एक कमीशन था जिसमें सबसे पहले इंडियन मेंबर्स को, इंडियन लोगों को भी एज ए मेंबर इंक्लूड किया गया था। टोटल इस कमीशन के जो मेंबर थे 20 थे, इनमें से 6 जो है इंडियन थे। इन 6 के नाम थे सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद बोस, परिगानंद मुदलियार, महाराज जितेंद्र, टैगोर, केटी तेलंग। यही एक आध नाम में आपको कंफ्यूजन मिल सकता है, तो लेकिन जो कंफ्यूजिंग वाला नाम रहता है वो नहीं आता है, बाकी सारे नाम आएंगे, क्योंकि अलग अलग कहीं पे अलग अलग एविडेंस मिलते हैं, उसके बेस पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन वाला कोई भी मुद्दा रहता है किसी भी क्वेश्चन में, वो आता नहीं है। लेकिन आप इतने नाम ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों ने इसको प्रेफर किया है। नेक्स्ट, इसकी क्या क्या मेन रिकमेंडेशंस थी वो भी हमने देख ली थी। इसने जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया था, और इसने उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशंस दी थी कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग का यूज किया जाना चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज किया जाना चाहिए। और क्या बोला इन्होंने कि जो फाइनेंस है वो भी कहाँ से होना चाहिए, ज्यादातर
किनको सौंप देना चाहिए, एज ए मेंटर या फिर एज ए, क्या हम बोल सकते हैं उसको, जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसका जो लोकल गार्जियन होता है ना, वहां पे कोई उसका जो रिलेटिव रहता है उसको लोकल गार्जियन बोलते हैं। तो ऐसे कि जो बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं जिस जगह पे, उनको उनका लोकल गार्जियन, वो वहां की जो यूनिट होती है उसको बना दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बोल दिया, और नगर पालिका, नगर पालिका यानी म्यूनसिपालिटीज को बोल दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनको ये लोग एज ए गार्जियन, लोकल गार्जियन उनको देखें, संभालें। हंटर आयोग ने ऐसा कहा है। जबकि इसके पहले वाले जो आए थे, हमने वहां क्या देखा था, वो क्या बोल रहे थे, एक ने, ये सब आपको मैंने इसीलिए बोला था कि आप एक टेबल, एक बड़ा पेज लीजिए, जितना बड़ा ले सकते हैं उसको, सब टेबल, एक टेबल में सब चीजों को आमने सामने लाइए, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसने क्या कहा था किसके बारे में। एक में आप हंटर लिख लेंगे, एक में आप मार्ले मिंटो लिख लेंगे, ऐसे जो आए हैं, या जो 1813 का है चार्टर्ड एक्ट, वो सब किस में क्या बात हुई है वो सब लिख लेंगे। और एक ने क्या कहा था कि एक अलमारी में उनकी जो किताब है उसके नॉलेज के बराबर इंडिया का पूरा नॉलेज है, वो चीज भी सब यहाँ आमने सामने लिखिए, किसने क्या कहा। तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और एक ने क्या कहा था कि जो यूजीसी जो काम करता है ग्रांट देने का, वैसा ग्रांट यानी इंडिया की पढ़ाई के लिए, इंडिया के लिटरेचर के लिए जो भी फंडिंग हो वो सब इंडिया वालों से ही लो। जो प्रेसिडेंसीज थी, रियासतें थी, राज घराने थे, उनसे लो पैसा और इनके ऊपर लगाओ। हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनका भी लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ऐसी सब चीजें थी। तो किसने क्या कहा था ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत उस पर और दोबारा नहीं जाएंगे। आप बस ये काम कर लीजिए, इतना सा अभी भी टाइम बचा है जो, उसमें ये काम कर लीजिए, तो आपके सारे जो है क्वेश्चन सही होंगे। सब चीजें सामने एक साथ रखिए, कंपैरेटिवली तो आसानी रहेगी आपको। और इन्होंने क्या मिडिल लेवल के लिए क्या कहा था, माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 2 टाइप की होना चाहिए। कैसी, लिटरेचर जो अध्ययनशील उच्च शिक्षा के लिए छात्र तैयार करे, तथा दूसरी व्यावसायिक, मतलब वोकेशनल एजुकेशन भी दे, जो एंटरप्रेन्योरशिप का भी जिसमें कुछ ना कुछ पार्ट हो, जो अपना प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी तैयार करे कि कोई भूखा ना मरे, आगे जाके क्या करेंगे एज ए अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू ही तो कोई भी अपनी जो है अर्न करता है और अपना लाइफ को आगे बढ़ाता है। उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे इनको क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग ऐसी दी जाए। कौन सी वाली एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में। कौन बोल रहा है, हंटर कमीशन बोल रहा है। किसी को कुछ पूछना है क्या, समझ में आ रही है चीजें? यस मैम। जस्टिफिकेशन हो पा रहा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज टेल मी। समझ आ रहा आपका है मैम। समय बहुत, ओके, समय बहुत कीमती है आपका, इसलिए। और क्या बात की है इन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन तथा अनुमोदन देकर प्राथमिक, वही बात है जो हम पढ़ चुके थे कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट लोग मतलब कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा जिनके पास में पैसा है, रिच लोग हैं उस टाइम के, जो उनको बोल रहे हैं, जैसे आजकल भी तो चल रहा है ना, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको प्राइवेट कर दिया है, एजुकेशन में भी ऑलमोस्ट सब कुछ प्राइवेट चल रहा है। ऐसे ही यहीं से वो कंसेप्ट निकल के आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन करो हर चीज का, निजी प्रयत्नों को, मतलब पूरी तरह से आप सरकार पे, गवर्नमेंट पे डिपेंड मत रहो, आप उनको अनुमोदन दो। अनुमोदन मतलब परमिशन दे दो कि हाँ आप काम ये कर सकते हो, सिर्फ आप परमिशन दो, काम उनको करने दो। ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ से आ गया, हंटर कमीशन से।
सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रत्यक्ष संचालन तथा प्रबंधन से अपना हाथ धीरे धीरे, मतलब क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट धीरे धीरे पीछे हट जाए, सारा काम प्राइवेट हो जाने दो, सब लोग प्राइवेट वाले मिलके संभाल लें, गवर्नमेंट को कोई इसमें रोल रखना ही नहीं चाहिए अपना। वित्तीय, ये यहाँ पे इसने भी बात की है दोबारा से, वित्तीय तथा विशेष अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब ग्रांट दिया जाना चाहिए और स्पेशल फंडिंग की जाना चाहिए। किसके द्वारा करेंगे, जब वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हीं की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो बोल दिया कि आप पीछे हट जाओ। कॉलेज और माध्यमिक स्कूलों की यानी सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना मुख्यतः सामाजिक संस्थाओं, सब कुछ आपके ऊपर ही डाल दिया है उन्होंने, जो करना है सब समाज करे, यानी आप ही लगाओ और आप ही करो, खुद ही लगाओ और खुद ही अच्छे हो जाओ। एक कहावत होती है कि जिसको चोट लगती है वो खुद ही अपनी मरहम पट्टी करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और ठीक हो जाएगा, दूसरा कोई उसको नहीं करेगा। तो यहाँ दूसरे से मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने आप को बोल रही कि हम ना तो पैसा खर्च करेंगे, ना अपना ह्यूमन रिसोर्स खर्च करेंगे, मेन पावर खर्च करेंगे, आप ही अपना सब करो। हाँ, बस हम क्या करेंगे, बताएंगे ऐसा ऐसा करना है। पहले ही उन्होंने, इससे पहले के जो हमने कमीशन पढ़े हैं उसमें उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी क्या कर दी कि वो जो एक इंडिया ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट चला था, याद है क्या था उसमें, क्या था, लास्ट हमने पढ़ा था, बताइए। रिवार्ड मिलेगा कुछ, यस 1 लाख ना समथिंग, हाँ, ऐसे साल के लिए फिर और इंक्रीमेंट होगा। वही ड्यूरेशन मेरे को समझ में नहीं आया, ड्यूरेशन याद नहीं आ रहा है, मीन्स कितना ड्यूरेशन के अंदर कुछ इंक्रीमेंट होगा। हाँ, वो उन्होंने एक राशि जारी करते थे 1 लाख रुपए की। ईस्ट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को भेजती थी पैसा, है ना, क्यों भेजती थी कि जो यहाँ का लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर, उस पे उस जो अमाउंट है उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, खर्च करना है। लेकिन जब यहाँ भेजा गया, वो इंडिया में भेजा गया, तो यहाँ से इनके द्वारा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी गई कि आप किस पे खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, कब खर्च करोगे। दूसरी चीज, उनको ये भी क्लियर नहीं था जो इंडियन लिटरेचर है उससे उनका मतलब क्या है, क्या सिर्फ जो इंडिया में ही इंडिया के लोगों ने लिखा वो इंडियन लिटरेचर है, या फिर जो ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे इतने सालों से 20 ईयर में, तो हम ही देख रहे थे कि हर एक 20 ईयर में वो चार्टर्ड एक्ट या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनके क्या होते थे, वापस से उनको देखा जाता था और फिर से आते थे, वो रिन्यू, एक तरह से रिन्यू समझ सकते हैं आपकी, रिन्यू होते थे पॉलिसीज। तो अब 20 ईयर में, और यहाँ तो सालों से चलता रहा उनका एम्पायर, तो उसमें उस समय के जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ लिटरेचर तैयार किया हुआ, तो क्या वो इंडियन लिटरेचर कहा जाएगा, किस पे खर्च करेंगे, वो खुद ठीक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इससे एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट में ही दो चीजें निकल के आई थी, फिर साथ में ये भी एक था कि भाई इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको इंग्लिश की एजुकेशन दी जाना चाहिए, इंग्लिश पढ़ाई जाना चाहिए, इंग्लिश भाषा उनको सिखाई जाना चाहिए, ये मेन था। अब उसमें बट गए थे लोग, इंडिया वाले भी 2 भाग में बट गए थे और जो यूरोप के लोग थे वो भी 2 पार्ट में बट गए थे। इसमें भी बोल रहे हैं, एक टाइप के बोल रहे हैं कि सिखाना चाहिए इंग्लिश, एक दूसरे टाइप के बोल रहे थे कि नहीं सिखाना चाहिए। यहाँ पे आप इसको इंडिया समझ लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। यहाँ पे दोनों ही टाइप के लोग जो हैं, ये बोल रहे हैं सिखाना चाहिए, ये बोल रहे हैं नहीं सिखाना चाहिए, ये बोल रहे हैं सिखाना चाहिए, ये बोल रहे हैं नहीं सिखाना चाहिए। इंडिया में भी कुछ बोल रहे हैं सिखाओ अंग्रेजी, कुछ बोल रहे हैं नहीं सिखाओ। यूरोप के में भी कुछ बोल रहे हैं सिखाओ, कुछ बोल रहे हैं नहीं सिखाओ। दोनों के अपने अपने लॉजिक थे। इनका जो बोल रहे हैं कि सिखाओ, उनका लॉजिक ये था कि इंडिया के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, दुनिया से जुड़ पाएंगे, इसलिए उनको सीखना चाहिए। दूसरा लॉजिक ये था कि वो जब इधर इन लोगों को इंग्लिश सीख जाएंगे तो इनका लिटरेचर पढ़ पाएंगे, इनका कल्चर समझ पाएंगे और ये क्या कर रहे हैं वो हमें पता चलेगा, तो हम पहले से क्या हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे।
जो भी वो करेंगे वो हमें पता रहेगा, समझ पाएंगे उसको। जो बोल रहे थे इंडिया वाले कि नहीं सिखाना चाहिए, उनका लॉजिक ये था कि अगर हम इनका वाला साहित्य, लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखेंगे तो हम हमारी संस्कृत भूल जाएंगे, हम हमारे नॉलेज को कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, हमारे कल्चर को हम छोड़ देंगे। ये दो कारण थे इंडिया वालों के। अब यूरोप वालों में जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश की नॉलेज देनी चाहिए, वो उनका लॉजिक ये था कि हम लोगों को तैयार करेंगे। ये यहीं पे आ रहा है, वो चीज यहाँ से रिलेट हो रही है कि हम लोगों को तैयार करेंगे ताकि वो हमारे कल्चर को, हमारी चीजों को आगे पहुंचाएंगे, हमारे लिए एक मीडिएटर का काम करेंगे। जिनको हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, उनको हमारी लैंग्वेज ये समझाएंगे। इसलिए इनका ये लॉजिक था। जो बोल रहे थे नहीं सिखाना चाहिए, उनके दो तर्क थे। एक बोलते थे ये गवारू लोग हैं, ये इस लायक ही नहीं है कि सीख पाएंगे, इनको जैसे हैं वैसे रहने दो। और दूसरा कि अगर ये सीख जाएंगे, अंग्रेजी नॉलेज सीख जाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा लैंग्वेज सीख जाएंगे और पढ़ लिख जाएंगे ज्यादा, तो ये तो मतलब फिर ज्यादा समझदार हो जाएंगे हमसे। हम इन पे शासन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारी चीजों को जल्दी जल्दी हम क्या पॉलिसीज बना रहे हैं ये समझ जाएंगे सारे, और इन पे हमारा अधिकार मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज कि ये विद्रोह कर सकते हैं ऐसी, और हुआ भी है, इनका सोचना भी गलत नहीं था, ऐसा हुआ भी। तो ये यहाँ पे ये जो मीडिएटर तैयार करे ना इनने, ये इसीलिए तैयार करे थे कि आगे आके अब ये जो ये बोलने लगे हैं कि आप ही खर्च करो अपना, हम गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो ये इसीलिए इन्होंने मीडिएटर तैयार कर दिए थे कि बस ये अब इन अपने मीडिएटर्स को, उनको काय का, उनको अपनी आप जॉब दे दी, जॉब दे के उनको पैसे का लालच दिया कि आप ये काम करो। तो ये देखा भी हमने, कई हम मूवीज में भी देखे हैं पहले कि ऐसे जो बिचौलिए रहते थे वो कैसा काम करते थे, भारत का खा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, लेकिन हुकुम इनका बजाते थे। अंग्रेजी गवर्नमेंट के जो उन्होंने बोल दिया उसको फॉलो करते थे। तो अंग्रेजी जो ब्रिटिश कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सिर्फ इनको बता देती थी कि आपको क्या करना है, करना सब आप ही को है, A to Z। यहाँ पे ये सब कहाँ से आया? हंटर कमीशन से आया। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? किसी को कोई अब डाउट है? ईस्ट और वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट से लेके इससे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस में आए हुए भी। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर हो गया मैम। ओके, थैंक यू। शिक्षा का स्वरूप अकॉर्डिंग हंटर कमीशन, मतलब फॉर्म कैसा था, एजुकेशन का फॉर्म कैसा रहना चाहिए? इन्होंने प्राइमरी लेवल पर कैसी व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन की करके सीखे बच्चा, थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये कंसेप्ट भी हंटर कमीशन से आया। स्थानीय देशी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग में दी जानी चाहिए। इनका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए, मतलब जो लोकल बॉडीज है उनको दिया जाए इनका कंट्रोल। और प्राइमरी एजुकेशन में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हंटर कमीशन से ही ये टीचर ट्रेनिंग का कंसेप्ट आता है। इससे पहले बात नहीं होती है। टीचर ट्रेनिंग की बात किसने की? हंटर कमीशन ने की। हर कोई नहीं पढ़ाएगा। इससे पहले याद कीजिए, जो मुस्लिम एजुकेशन पॉलिसी हमने पढ़ी थी उसमें था ये कि टीचर के लिए जो है कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि इतना, इस जिसको फारसी आती है, जिसको अरबी आती है, वहां पे ये आप PDF पढ़ लीजिएगा, डिटेल में दी हुई है सारी चीजें, ड्राइव पे आपको मिल जाएगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन बन सकता है। वहां पे ट्रेन टीचर की बात थी, हर कोई नहीं बन सकता। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं इसमें हंटर कमीशन में कि ट्रेन टीचरों की ही नियुक्ति मतलब पोस्टिंग की जाएगी। मिडिल इन मिडिल एंड हायर एजुकेशन पे क्या कहा इन्होंने? मिडिल यानी सेकेंडरी एजुकेशन भी मिडिल इसको बोलते हैं, मिडिल भी बोलते हैं और सेकेंडरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन या और हायर एजुकेशन की जो है मैनेजमेंट जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन करेंगे? स्थानीय यही लोकल जो बॉडीज हैं उन पर छोड़ दिया जाए, वही बात लिखी हुई यहाँ पे। इसी प्रकार हायर एजुकेशन के लिए कौन
हटाने को, स्वयं को हटाने को, वही है कि सबसे, यानी कंक्लूजन यही निकल रहा है हंटर कमीशन से। उसने, हम अगर कंक्लूजन देखें सारा, उसने ये बोला है कि सब कुछ आप करो, गवर्नमेंट धीरे धीरे हट जाए, नॉलेज इंग्लिश एजुकेशन का ज्यादा दो, प्राइमरी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बाल मन जो होता है कोरे कागज की तरह होता है, उस पे आप जो लिख दोगे वो अमिट हो जाएगा, सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए जो है वो उस पे रिटर्न हो जाएगा, लिख जाएगा। सहायता तथा अनुदान व्यवस्था ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पे बात हुई है फीमेल एजुकेशन की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हर लेवल पर ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो फीमेल एजुकेशन है वो प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन सारे ही लेवल पे बात की है कि उसके लिए जो है व्यवस्था की जाए, अरेंजमेंट किया जाए गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए। मिसलेनियस क्या है हंटर कमीशन के? मुस्लिम शिक्षा की बात की गई, यहाँ पे इन्होंने अलग से बात की है। और आदिवासी, ये इम्पोर्टेंट, हंटर कमीशन इम्पोर्टेंट है, सारी इसकी रिकमेंडेशंस पढ़ लीजिएगा, ज्यादा है इसमें। आदिवासी मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं या जो माउंट एरिया में रहते हैं, उनको भी वो ज्यादातर, ठीक है वहां पे सुविधाएं ही नहीं होती हैं इतनी, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो एजुकेशन की भी वहां पे उतनी बात नहीं थी, उस समय की बात है ये। आज तो हर जगह पहुंच है एजुकेशन की। धार्मिक शिक्षा राजकीय विद्यालयों में प्रतिबंधित, इसने बोल दिया कि रिलीजन एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा के प्रोत्साहन को, उसको प्रोत्साहन को भी देखिए, अब यहाँ पे इनका कहते हैं ना, किसी के मन में बेईमानी रहती है, भेदभाव जो करता है, पक्षपात जो करता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इन्होंने कहा है कोई भी यूरोपियन कंट्री इंडिया में आ सकती है और यहाँ पे अपना जो भी वो ला सकती है, उसका जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरी का काम ही यही होता है, धर्म का प्रचार करना, वैसी एजुकेशन देना, वैसी माइंड मैपिंग करना। और यहाँ पे हमसे क्या बोल रहे हैं, धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाएगी। ना तो मुस्लिम लोग स्कूल में कुछ पढ़ाएंगे धर्म से रिलेटेड, ना हिंदू लोग धर्म से रिलेटेड कुछ पढ़ाएंगे, सब पे इन्होंने क्या कर दिया, वेन लगा दिया। देशी पाठशालाएं, यानी कि जो इंडियन पहले से जो चल रहे थे स्कूल्स, उनमें मौलवियों और पंडितों द्वारा संचालित विद्यालयों का अनुदान देकर यथापूर्वक पाठ्यक्रमानुसार चलने दिया जाए। ये जैसे हैं वैसे चलते रहे, बस इनमें जो है रिलीजियन एजुकेशन नहीं होगी। हायर उच्च शिक्षा तथा निम्न सभी प्रकार के विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। हायर एजुकेशन और उससे नीचे के जितने भी हैं सारे स्कूल्स को प्रोत्साहन। अब यहाँ पे प्रोत्साहन का मतलब सिर्फ ये है कि खोलो स्कूल, चलाओ स्कूल, लेकिन पैसा आप ही लगाओ। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई है भारतीय लोगों की, उन्होंने जो जो अपना स्टार्ट कर दिया। एक तो इसका ईयर याद रखेंगे, 1902। और क्या है इसमें खास, तो ये है 1901 में, 1901 में तत्कालीन गवर्नर जनरल, यानी उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। शिमला में एक ये क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल में भी और लॉजिकल में भी, कैसे भी आ सकता है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। शिमला में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद 1902 में, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, यूनिवर्सिटी कमीशन लाया गया, उसको बना दिया गया। इसमें क्या था, इसकी मेन रिकमेंडेशंस जो थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। पारित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पास हो गया। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है वो पास हो गया। किसके बेस पे, ये जो शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी
उसके बाद ये बना 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन बना। उस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेस पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हो गया। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेशन करना, किसके अधीन? गवर्नमेंट के अधीन करना। मतलब अब गवर्नमेंट जो है देख पाए। अभी तक उनने क्या कर दिया? सब आप देखो, सब आप देखो, पैसा भी आप लगाओ, चलाओ भी आप, देखो भी आप। अब इनका क्या है कि चलाओ आप, पैसा आप लगाओ, लेकिन जो कहते हैं वॉच कौन करेगा? सारा आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रिंसिपल के रूम में एक कैमरा, वो टीवी चलता रहता है, उसमें सारे रूम में बाकी सारी जगह पर क्या हो रहा है वो यहाँ पे उनका अलग अलग सब देखते रहते हैं। सारा काम उनका वॉच होता रहता है, कोई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब वो देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। तो ये वाला जो काम है यहाँ पे इन्होंने लेके आए इस बोर्ड कमीशन के थ्रू, सॉरी इस एक्ट के थ्रू अपना इन्होंने क्या कर लिया? एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम यानी रूल। उन्होंने रूल बना दिया कि भाई आप जो भी करोगे वो हमारे नजरों में रहेगा, आप जो करोगे सही ही करोगे। सही का मतलब हमने जो नियम बना दिया वैसे आप चलना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो मतलब आप सही काम नहीं कर रहे हो, बस ये है यहाँ पे। इसके लिए बनाया था वो। अब गुरुदास बनर्जी जो इस आयोग के सदस्य थे, हमने पढ़ा था ना, 6 इंडियन थे जो इसके मेंबर थे। भारतीय जनता ने इस अधिनियम का विरोध किया, लेकिन यह विरोध कोई प्रभाव ना डाल सका। मतलब इन्होंने सदस्य थे, मतलब इन्होंने कुछ लोगों के साथ इसके अगेंस्ट गए, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों गए होंगे अगेंस्ट? क्योंकि आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, आप बस देखने के लिए, हम पे लादने के लिए अपनी चीजों को आपने निगरानी का एक हमारे ऊपर क्या लगा दिया, एक मतलब कंपल्सन लगा दिया। उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षा व्यवस्था के संबंध में सिफारिश देने के लिए इसकी स्थापना की गई। सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? जो उनके फेवर में होंगी वो सब रिकमेंडेशन रहेंगी। यूनिवर्सिटी सिर्फ मान्यता प्रदान करने और परीक्षा आयोजित करने का काम करे, बल्कि शिक्षण की व्यवस्था करें। सब कुछ आप करो, और वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाएं, यानी कि जो एग्जाम सिस्टम है उसको सुधारें। टीचर जो है एलिजिबल हो, जो उस पोस्ट के लायक हो, उस काम के लायक हो। शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित करें। मतलब रेशियो जो है एक सही मेंटेन हो, कि 10 टीचर हो, मतलब 10 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर हो, 20 के ऊपर एक टीचर हो, ये सही एक रेशियो डिसाइड करें। और पीएचडी यानी रिसर्च के लिए भी एक अच्छी अरेंजमेंट की जाए। नेक्स्ट आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग में क्या हुआ? इसके अध्यक्ष एक तो हम देखेंगे M.E. सैडलर थे। सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तो। इनके नाम पर जो भी आयोग होता है ऑलमोस्ट उसके नाम, उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम पे ही उसका आयोग का नाम होता है या कमीशन का नाम होता है। ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारतीय यूनिवर्सिटी यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास जो हुआ था, उसमें जो जो कमियां रह गई थी उनको, उन पे बात करने के लिए ही ये लाया गया। 1917 में इस आयोग का गठन किया गया। गठन मतलब ऑर्गेनाइज किया गया ये 1917 में, और 17 मंथ में इसने अपनी जो है रिपोर्ट वापस सौंप दी, प्रेजेंट कर दी अपनी रिपोर्ट इसने। इस आयोग ने क्या कहा कि हायर एजुकेशन में
सुधार करने की जरूरत है और पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। अगर हमको हायर एजुकेशन ठीक करनी है, करेक्ट करनी है, तो उसके पहले हमको मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन को करेक्ट करना पड़ेगा, उसमें करेक्शन लाना पड़ेगा, तब जाके जो यहाँ का लॉट है वही तो हायर एजुकेशन में जाएगा। तो यहाँ काम कर लिया तो यहाँ की ऑटोमेटिकली सही पहुंचेगी एजुकेशन। इस आयोग ने यह भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की विभाजन रेखा के रूप में 12वीं को विश्वविद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाए तथा कक्षा 11 की, ऐसा हुआ भी एक टाइम तक पहले, जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं जिनकी एज आज लगभग 60 अबव है, 60 टू 70 के अराउंड है, उन लोगों ने ये वाली एजुकेशन की है। इंटरमीडिएट उनका 11th क्लास होता था, 12th क्लास को कॉलेज में इन्होंने ऐड करने की बात की थी। महिला एजुकेशन, तथा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस आयोग ने ऐसा कहा था कि माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच की जो लाइन है वो क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। ये किसने कहा था, हंटर कमीशन ने कहा था, नहीं सॉरी, सैडलर आयोग ने कहा था, सैडलर कमीशन ने। महिला शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर इन्होंने भी कोई नई बात नहीं की, उसी को ले लिया है, आगे बढ़ा लिया हंटर कमीशन की बात को। मैट्रिक परीक्षा के बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के हकदार होंगे। ये मैट्रिक यानी 10th और 11th, हाँ 11th को इन्होंने बोल दिया है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पास कर लेगा तो ही आगे की एजुकेशन में यानी कि यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर पाएगा। इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज में 2 अलग अलग ब्रांच बनाई गई। पात्र छात्रों के लिए ऑनर्स डिग्री और सामान्य छात्रों के लिए पास कोर्स का प्रावधान था। मतलब वही आजकल भी हम कभी अगर फॉर्म भरते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो वहां पे एक कॉलम रहता है, पूछा जाता है उसमें, ऐसा चेक बॉक्स रहता है, यू हैव एनी ऑनर, ऐसा रहता है। अभी एकदम डेप्थ में नहीं पता है, एकदम एज इट इज सेंटेंस तो नहीं पता, लेकिन वहाँ एक ऑनर का ऑप्शन भी रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है मैम ज्यादातर। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, बेंगलोर में भी है, बेंगलोर में यानी एस व्यासा में भी है। तो वो पूछते हैं वहां पे, अगर आपके पास है तो आप टिक करेंगे, नहीं है तो आप टिक नहीं करेंगे, या यस और नो का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से ही आ गई थी वो वाली चीज, ऑनर डिग्री और जनरल स्टूडेंट, 2 टाइप का उन्होंने पार्टीशन कर दिया। ये नेक्स्ट आता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925। इसमें क्या है मेन पॉइंट्स जो है इसकी एक तो स्थापना यानी कि स्टेबलाइजेशन, शिक्षा यानी एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स और रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए को साझा करते हुए विश्वविद्यालय गतिविधियों। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ लो, आप आजकल देखते होंगे, हम देख रहे हैं लंबे समय से, मूवीज में भी हमने बहुत देखा है कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोग एक जगह आते हैं और वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग डोमेन में अलग अलग पोर्टफोलियो उनके रहते हैं। जैसे कि खेल का अगर कंपटीशन होता है तो उसमें सारे खेल वाले, सारे जो भी हैं यूनिवर्सिटीज समझ लीजिए या स्कूल समझ लीजिए, वो सब लोग आते हैं एक जगह, कोई एक जगह उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सब वहां पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है वो क्या हो जाता है, विनर हो जाता है, टॉप कर लेता है वो। ये कल्चरल में भी हो सकता है, यहाँ पे लिखी ना चीजें। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में कैसे होंगे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होगा या डिबेट कंपटीशन होगा। कल्चर में क्या होगा, आपका म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, और गेम्स में सारे गेम्स आ जाएंगे, स्पोर्ट्स सारा आ जाएगा। ऐसे करके अलग अलग टाइप से यहाँ पे होते हैं। तो इस जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सारी जो अलग अलग
यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं उनको एक स्टेज प्रोवाइड कराना, अंडर वन रूफ उनको लेके आना, ताकि और अच्छे से उनकी निगरानी हो सके, थोड़ा सा काम इनका आसान हो जाए। ये कब आया है? 23 मार्च 1925 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, देख लिया हमने, इसमें इस डायग्राम से हमको समझ में आ गई है वो चीज। अब इसका एक मतलब अंडर वन रूफ तो ले आए हैं, लेकिन एक बड़ा इसका जो है लाने का मोटो वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो भी हित हैं, हित का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो जो उनके फेवर की चीजें हैं, ये मतलब जो होना उनके अधिकार भी समझ लीजिए, या उनके साथ में जो अच्छा होना चाहिए, एकदम मुझे इसका अभी आपके हिसाब से अंग्रेजी वर्ड नहीं मिल पा रहा है, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अच्छी बातें हों, उनके कुछ भी उनका नुकसान ना हो, मतलब उनके साथ अन्याय ना हो, फेयर एंड अनफेयर यहाँ पे आप ले सकते हैं, कि उनकी वैसी वाली चीजों के लिए एक जगह बात कि भाई किसी ने कह दिया कि एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, तो वो यहाँ से सब एक जगह लेके आ रहे हैं, या कोऑर्डिनेट करना है आपस में, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आपस में एक दूसरे से नहीं वो हो पा रहा है, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ से वो भाई इनसे कोई काम इनको कराना है, तो ये यहाँ से कहेंगे तो ये काम, ये फिर इनको कहेंगे तो आसानी से वो काम हो जाएगा। ऐसी वाली भी चीज है। प्लस यूनिवर्सिटी के हित में कौन सा काम है, बेनिफिट में बेनिफिशियल कौन सी चीज है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन एक ने बना दिए और उसको जारी कर दिया, सबके पास में भेज दिया, तो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। सब अपने अपने बनाते रहेंगे तो किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, तो एक यूनिटी नहीं आ पाएगी, यूनिवर्सलिटी नहीं आएगी, यूनिफॉर्मेशन नहीं आएगा कि एक जैसा पूरे भारत में एजुकेशन चल रही है। अगर सब अपने अपने अलग अलग बनाते रहेंगे, होता भी है प्राइवेट में, सबके अपने अपने अलग अलग चलते हैं, तो जब एक जगह से माइग्रेट होता है स्टूडेंट, दूसरी जगह जाता है, तो थोड़ा सा उसको क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सरवाइव करना पड़ता है कहीं ना कहीं, यहाँ की अलग चीजें थी, वहां की अलग चीजें थी, तो इन सब चीजों से, और मेन तो यही है कि एक यूनिवर्सलिटी आए, सब पूरे इंडिया में जो है एक जैसी एजुकेशन मिले, अलग अलग ना मिले। हार्टोग समिति, हार्टोग समिति 1929 में सर फिलिप जोसेफ हार्टोग की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज की गई कमिटी ये वाली, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? 1929 सितंबर में। क्या था इस रिपोर्ट में? जन शिक्षा यानी पब्लिक एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस था। वो जो आप टेबल बनाओगे उसमें लिख लो कि पब्लिक एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किसने किया? हार्टोग कमिटी ने किया। ऑनर्स कोर्स कॉलेज की बजाय यूनिवर्सिटी में कराए जाने का सुझाव इस समिति ने दिया। ऑनर्स कोर्स मतलब क्या होंगे ऑनर्स कोर्स? ग्रेजुएशन में हम जो एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेते हैं सेपरेटली जी, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि कॉलेज में ना, ग्रेजुएशन तो हमारा कॉलेज में होता है, तो उसमें कह रहे हैं कि कॉलेज में ना कराओ इसको, आप यूनिवर्सिटी में कराओ, जो यूटीजी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कराओ आप। ये वाली बात भी हार्टोग ने कही। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन पर भी इन्होंने फोकस किया। चल तो पहले से रही थी बात, कहीं ना कहीं हमने देखा था ना एक जगह, उसमें हंटर कमीशन में भी आया है ये, ऐसे ही इन्होंने भी उस पर बात की। लेकिन इनका मेन क्या था? ऑनर्स कोर्स इन्होंने यूनिवर्सिटी में बोल दिया, और पब्लिक एजुकेशन पे फोकस इनका मेन था सबसे ज्यादा। इसके साथ ही इन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में नामांकन को, हायर एजुकेशन में क्या होता है, लोग आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई कारण होते हैं, किसी के घर में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटरमीडिएट कर लिया बहुत हो गया, जॉब करनी है, या कुछ भी किसी भी
प्रोफेशन में जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, आगे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इनका कहना था कि हायर एजुकेशन तक ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, बीच में पढ़ाई ना छोड़े, इसलिए ये है कि एनरोलमेंट बढ़ाया जाए हायर एजुकेशन में। ये भी एक इम्पोर्टेंट इनकी रिकमेंडेशंस थी। समिति देश में साक्षरता की अल्प वृद्धि से संतुष्ट नहीं थी। मतलब जो कमिटी थी वो यहाँ पे इंडिया में जो लिटरेसी है उसकी जो इंक्रीजनेस है उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। प्राइमरी लेवल पर जो खर्च, अपव्यय मतलब खर्च, और खर्च से भी ज्यादा होता है अपव्यय। व्यय में होता है खर्च, और अपव्यय मतलब फिजूल खर्च, बेकार का खर्च। और ठहराव की समस्या पर इन्होंने क्या किया, लाइट डाली, प्रकाश डाला, और कहा कि प्राथमिक शिक्षा में बालकों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। मतलब यही हो रहा है कि ठीक है, कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट कोई भी बॉडी है वो दे रही है, चला रही है, तो वो क्या कर रही है, उस बच्चे के लिए सारी व्यवस्थाएं करती है ना। आज की आप तो को रिलेट करके देखो, आप आज से और पहले की चीजों को को रिलेट करो तो आसानी से समझ में आएंगी। प्राइवेट में हमने किसी में स्कूल में कॉलेज में कहीं भी एडमिशन लिया, हमारा नाम दर्ज हो गया, अब हमारे नाम की हर चीज रहेगी। एक टीचर रहेगा जो हमें पढ़ा रहा है, उसको सैलरी मिलती है, खर्च हो रहा है उस पर, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, एक प्यून लगाया है उस स्टूडेंट, मतलब ऐसा पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन काउंटिंग में वो है। हो सकता है कि अगर कम लेते तो जरूरत ना पड़ते फिर इन सब चीजों की। आपको एक स्टूडेंट को, अगर लैब है तो लैब में हर एक सामान हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, मतलब काउंटिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें सारी सुविधाएं प्रोवाइड। तो वो सारा खर्चा जो है, अगर आपने नाम तो लिखवा लिया स्कूल में, एनरोल हो गए आप, लेकिन आपने 1 दिन आए, 2 दिन आए, 10 दिन आए, उसके बाद आपने क्या करा, ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम आ गया, आप ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट हो गए तो क्या हो रहा है, ये बेकार जा रहा है। जो भी सारी आपकी अरेंजमेंट की गई थी आपके लिए वो सब बेकार जा रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है। और इसलिए इन्होंने बोला कि यहाँ पे ड्रॉप आउट को शॉर्ट आउट किया जाए। फिर प्राथमिक शिक्षा की अवधि कैसी होनी चाहिए, 4 वर्ष कर देनी चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला। पहली बार यहाँ पे ये नंबर आया है प्राइमरी एजुकेशन के लिए कि 4 ईयर की प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। सीधा क्वेश्चन है ये, किसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन का ड्यूरेशन 4 ईयर होना चाहिए? किसने कहा? किसको हम पढ़ रहे हैं, कौन सी कमिटी है ये? हार्टोग कमिटी। हार्टोग कमिटी, वेरी गुड। शिक्षकों की, हाँ जोसेफ मैम। हार्टोग कमिटी। ये जो की पॉइंट्स है ना, इनको आप नोट करते चलिए। अगर नहीं है अभी तक आपके पास में, की नोट्स बनाते चलिए एग्जाम के लिए, अभी कर लीजिए साथ साथ में। शिक्षकों की गुणवत्ता मीन्स उनकी क्वालिटी, ट्रेनिंग, पोजीशन, वेतन यानी सैलरी, और उनकी सर्विस की सब चीजों में सुधार की, करेक्शन की जरूरत है। बेरोजगारी की समस्या को कंट्रोल करना, मतलब बेरोजगारी यानी क्या बोलते हैं बेरोजगारी को? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या करे, टेक्नोलॉजी और कमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा दे, बढ़ाए। ये भी बात कही सबसे पहले, कमर्शियल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की बात भी, यही की पॉइंट्स हैं। ये सारी इनने इतनी दुनिया भर की बातें की, उसमें से की पॉइंट्स छांट लीजिए आप। की पॉइंट्स ये हैं, 4 ईयर का प्राइमरी एजुकेशन। की पॉइंट्स ये हैं कि ये वाली बातें तो पहले भी हो गई है कि क्वालिटी होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ये पहले भी हो गई बातें। बात ये नहीं हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात पहले नहीं हुई है। और टेक्निकल एजुकेशन की, और टेक्निकल एजुकेशन और कमर्शियल एजुकेशन की बात इसमें मेन फोकस के साथ की गई है।
अब हमारी आता है अबॉट वुड रिपोर्ट 1937। इसमें क्या था? मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा। अब ये आ गया, उन्होंने छेड़ा, पिन कर दिया उन्होंने। अब पिन किया तो उसका नतीजा ये सामने आया कि संबंध में सुझाव देने को ब्रिटिश विद्वानों, अब इन्होंने क्या कर दिया, एक एक्सपर्ट को बुला लिया। इस एक्सपर्ट ने काम क्या किया? पंजाब, दिल्ली, यूपी का दौरा किया और ये रिपोर्ट तैयार की। इसलिए इसका नाम वुड रिपोर्ट रखा, क्योंकि वुड ने तैयार की 1937 में। विशेष रूप से यानी मेन फोकस इसका क्या था? रीजनल जो भी कॉमर्शियल या व्यवसाय है, व्यवसाय यानी कि व्यवसाय व्यापार जो है रीजनल, उनको इम्पोर्टेंस दें। साहित्य यानी लिटरेचर, ज्ञान विज्ञान यानी नॉलेज साइंस की शिक्षा के समान ही व्यावसायिक शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी जाना चाहिए। ये इन्होंने, यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक इससे हार्टोग समिति में जो बात आई सामने निकल के, इन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो इसको करने के लिए एक एक्सपर्ट बुला लिया और उस एक्सपर्ट ने क्या किया? ऑब्जर्व किया पंजाब, दिल्ली और यूपी में जाके क्या किया जाना चाहिए, और उसने अपना एक कंक्लूजन दे दिया, रिपोर्ट अपनी दे दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हार्टोग के आधार पर सार्जेंट रिपोर्ट 1944 लाई गई। आगे पढ़ेंगे सार्जेंट रिपोर्ट भी। इसमें सामान्य व्यावसायिक शिक्षा हेतु, यानी हमको इतनी पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है। अबॉट वुड रिपोर्ट कैसे रिलेटेड है? व्यावसायिक यानी कमर्शियल एजुकेशन से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा बात इसने की, इसने एक एक्सपर्ट को बुलाया, वो अबॉट वुड है बस, इसलिए इसका नाम है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का इन्होंने दौरा किया, बाकी ज्यादा उसमें नहीं जाना है। अब व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप जरूर देख लेंगे, यानी कि फॉर्म ऑफ जो कमर्शियल एजुकेशन है उसका फॉर्म कैसा रखा है इन्होंने। 8+3 अर्थात 8वीं के कक्षा के बाद 3 वर्ष का वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा। 8 के बाद 9, 10, 11 तक। स्तर 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा, मतलब वो पैरेलल कितना होगा या किसके बराबर, जो डिफिकल्टी लेवल है उसका वो कितना होगा, 10th के लेवल का होगा। इसे जूनियर वोकेशनल स्कूल कहा जाएगा। दूसरा, सीनियर वोकेशनल स्कूल में 11th के बाद 2 इयर्स की वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, कमर्शियल एजुकेशन होनी चाहिए। इसका जो लेवल है वो इंटरमीडिएट अर्थात 12th के बराबर होना चाहिए। ये इन्होंने मतलब यहीं से कर दिया कि हायर एजुकेशन के बाद ही आप, या ये सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही आप इस वाली एजुकेशन में जा सकते हो। बस उनने क्या कर दिया, डिफिकल्टी लेवल को यहाँ 10th और 12th के बराबर का रख दिया। अब आती है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। गांधी जी की इसलिए चरखा चलाना गांधी जी ने सिखाया, चरखे की बात करी, और भी चरखे के अलावा ऐसी चीजें, ऐसी ट्रेनिंग जिससे इंसान भूखा ना मरे। जैसे कि अगर घर में हम हैं, लड़कियों को विशेष रूप से स्कूल तो भेजा ही जाता है, मगर उनको साथ साथ में जैसे बड़ी होती है समझ आ जाती है, खाना बनाना सिखा दिया जाता है, सिलाई कढ़ाई। खाना तो ठीक है, हर एक को आते ही आता है। खाना तो ऐसा चीज है कि नहीं आएगा तो क्या करेगा इंसान, भूखा मर जाएगा। आना चाहिए, हर एक इंसान को आना चाहिए। लेकिन लड़कियों को स्पेशल ट्रेनिंग साथ साथ दी जाती थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई ऐसी अलग चीजों की। क्यों दी जाती थी? उसकी जो माँ है, ये कहना होता था समझाते समय कि भाई कैसा भी बुरा वक्त आ जाए तुम्हारी ससुराल में, तुम करके खा लेना, भूखे मत मरना। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब थोड़ी सी हिंदी चल रही है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं? यस मैम, समझ में आ रहा है ना? तो ये एजुकेशन साथ साथ दी जाती थी, उसके लिए किसी विद्यालय में नहीं जाना पड़ता था अलग से। जो जानता था आस पड़ोस में, जिसको टेलरिंग आती थी उसके पास सिखा दिए।
बुनाई करना तो घर में ही आता था, खुद ही को स्वेटर बुन लिया, ये कर लिया। तो ये ट्रेनिंग साथ साथ दी जाती थी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मली कंसेप्ट आने लगा, इसलिए उसको नाम दे दिया गया बुनियादी शिक्षा। कोरोना में इस चीज का बहुत फायदा हुआ, जो पेरेंट्स गर्ल्स को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। आजकल कंपटीशन में बॉयज भी साथ साथ में आते हैं, सब चीजें सीखते हैं। क्यों लड़कियां ही क्यों सीखेंगी, हम भी सीखेंगे। तो बहुत फायदा हुआ कोरोना में, सबने अपने अपने हुनर सामने लेके आ गए। पेंडेमिक में किसी को भूखा नहीं मरना पड़ा, सब अपने अपने हिसाब से करते रहे। यूट्यूबर बन गए सारे लोग, अपनी जो भी क्वालिटी थी उसके थ्रू यूट्यूबर बन गए, और सबने अपनी पहचान बना ली। तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना, ये यहाँ से आया है उठ के। बुनियादी एजुकेशन इसको बोलते हैं, या गांधी जी की बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स है, इनको याद कर लीजिएगा। 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में 22 और 23 अक्टूबर को एक अखिल भारतीय, यानी अखिल भारतीय को क्या बोलते हैं, एम्स होता है, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आया, बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी एजुकेशन के, बुनियादी मतलब आप बेसिक एजुकेशन बोल सकते हैं ना इसको। बुनियादी का मतलब, बुनियाद का मतलब होता है नींव, बुनियाद, जो किसी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले जो भी काम किया जाता है कंस्ट्रक्शन का, वो बुनियाद कहलाती है। तो ऐसे ही जब बच्चे को कुछ भी सिखाया जा रहा है एजुकेशन में, तो सबसे पहले जो सिखाया जा रहा है वही क्या है, बुनियादी या बेसिक एजुकेशन। ये संबंध में बात बुनियादी इसलिए कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें, दूसरी चीजें उनको जो सिखाओ वो सिखाओ, वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको आना ही चाहिए। इसके बारे में बात की गई। क्या बात की गई है, 6 से 14 वर्ष के, 6 to 14 ईयर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 2 पार्ट्स में दी जानी चाहिए। पहली 5 ईयर में जूनियर स्टेज कहलाएगी, और उसके बाद बचे हुए रिमेन्स 3 ईयर्स में सीनियर स्टेज कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 3, 8 साल की जो है वो दे रहे हैं ये वाली एजुकेशन। शिक्षा का माध्यम कैसा होगा, यानी मीडियम कैसा होगा, लैंग्वेज कौन सी, जो मातृभाषा है वही। एक कॉमन चीज आएगी आपको समझ में, जितना आपने अभी तक पढ़ा है स्टार्टिंग से, ये भी आए हैं, जो भी कमीशन आए हैं, आयोग आए हैं, चार्टर्ड एक्ट आए हैं, जो भी आए हैं, सब में एक ही चीज बोल रहे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें शिक्षा का माध्यम कैसा हो, रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक, रीजनल लैंग्वेज हो, या आपकी जो भी टंग, मदर टंग हो, उसमें रखें। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा दे रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी हम देखें कि जो निम्न लेवल है, लोअर लेवल है, उस पे हर जगह एक ही बात की गई है अभी तक, कि रीजनल लैंग्वेज में ही वो एजुकेशन दी जाए। अब आवाज आ रही है ना मेरी, एनीथिंग इज एवरीथिंग इज ओके? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। बच्चों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री कर स्कूल की मदद की जा सकती है। अब यहाँ से हम क्या चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, हमने अपने अपने स्कूल लाइफ में सबने क्या देखा है, बाल मेला स्कूल में लगता था, सबने अटेंड किया है। सबने गुलाब जामुन बना के ले गए हैं घर से, कोई पर्स बना के ले गया, कोई रसगुल्ले बना किया है, ऐसा सभी ने। यस मैम। आपके बच्चे भी ले जाते होंगे जिनके हैं,
जो अनमेरिड है उनको छोड़ के, जो बड़े लोग हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया आपका? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आया ये कंसेप्ट। छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक होना चाहिए और विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर होना चाहिए। मूल्यांकन आंतरिक यानी असेसमेंट जो है उनका कैसा होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल का मतलब आज अभी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ चुके हैं, उसमें ये चीज आ गई है कि दोनों तरीके का, मतलब अभी न्यू वाली में थोड़ा सा उसको और एडवांस कर दिया है कि असेसमेंट दो तरीके से होगा कि टीचर तो सेम स्टूडेंट है, टीचर तो उसको असेस्ट कर ही रहे हैं, उसको मार्क दे ही रहे हैं, साथ साथ उसके जो सहपाठी हैं वो भी उसको असेस्ट कर रहे हैं। ये बच्चा है, इसको ये भी मार्क्स देगा, ये भी मार्क्स देगा, ये भी मार्क्स देगा कि इसका क्या बिहेवियर कैसा रहा, ये कैसा है, पढ़ने में कैसा है, सब एक दूसरे को असेस्ट करेंगे। टीचर तो करेगा ही करेगा सबको। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई। कहीं ना कहीं ये चीज भी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से निकली है, इंटरनल असेसमेंट की। एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित यानी कि एडजस्टमेंटनेस वाला और बैलेंस्ड एक हमको क्या करना है? व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी डेवलप करना है। उससे रिलेटेड जितनी भी हमको प्रोसेस करनी है माध्यम से, मतलब उनको, वही जो मैं इंटीग्रेटेड बोल रही थी ना, इंटीग्रेटेड कोई भी चीज इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर लाई जा सकती है तो लाना चाहिए, उससे फायदा ही होता है। अलग अलग समय खराब होने से अच्छा है वो चीजें एक जगह हो जाएंगी तो काम आसान हो जाएगा। कि भाई जैसे योग वाले हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं? योग के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास, हम यही बात करते हैं कि योग में वो एबिलिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकता है। जो WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा है उसको फिल करता है, और स्वास्थ्य की परिभाषा में ही किसी भी मनुष्य का, जो WHO की परिभाषा है उसमें किसी भी मनुष्य का कंप्लीट टोटली डेवलपमेंट आ जाता है। क्योंकि अभी तक पहले जो WHO है उसने स्वास्थ्य में क्या रखा था? सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये शब्द उसके में ऐड थे। लेकिन आज की डेट में उसके में इकोनॉमिक भी है और स्पिरिचुअलिटी भी ऐड है कि उसका आध्यात्मिक विकास भी होगा और उसका आर्थिक विकास भी होगा। आर्थिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तब वो पूरी तरह से स्वस्थ कहलाएगा व्यक्ति। तो योग अलग अलग तरह से काम करता है, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, यम नियम भी है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड उसने करके रखा है चीजों को, इंटीग्रेटेड फॉर्म में वो डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसे ही बात की गई है कि कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी गांधी जी की शिक्षा में बात की गई। तो की नोट्स क्या क्या है, की पॉइंट्स क्या है बुनियादी एजुकेशन के? कंक्लूजन क्या है कि साथ साथ में सिर्फ पढ़ाई और किताबी कीड़ा ना बनाया जाए, साथ साथ में सिलाई कढ़ाई बुनाई भी सिखाई जाए, चरखा चलाना सिखाया जाए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, वो सब साथ साथ सिखाओ आप। ये आ गई सार्जेंट रिपोर्ट, इसकी बात हमने वहां की थी लेकिन यहाँ इसलिए दिख रही है क्योंकि ये PDF में इसमें आपको जितनी भी चीजें चलेंगी ये 2 के टेबल की तरह है, बिल्कुल एक के बाद एक सीक्वेंस में है। ऐसा सीक्वेंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही आपको आसान रहेगा 2 के टेबल की तरह याद करने में। इसलिए ये एक रिलेटेड चीज भी है। तो थोड़ी सी अगर हमने इसमें ईयर वाइज देखी है तो क्रम में है वो। सार्जेंट शिक्षा योजना, सार्जेंट एजुकेशन स्कीम। कितनी देर तक पढ़ सकते हैं अभी आप? और 1 घंटे से ज्यादा हो गए क्योंकि टाइम आप लोगों ने दिन में भी क्लास अटेंड करी है, हम कल भी ले सकते हैं क्लास।
नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को ऐसा है तो अभी पढ़ सकते हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हो। 20 मिनट्स कर लीजिए मैम, यस मैम 9:30 तक। कंटिन्यू करिए। 20 मिनट कर लें 9:30 कंटिन्यू? बजे तक। यस मैम, 20 मिनट 9:30 बजे तक कर 9:30 दीजिए। तक कर लीजिए। ओके ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस मैम। मैम ये पीडीएफ अवेलेबल होगी ना? पीडीएफ है, ड्राइव पर है पीडीएफ अवेलेबल। ओके जी मैम, हाँ, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज कंसल्ट रवि सर से, जी जी। है ना, मिल जाएगी सब हायर एजुकेशन की पूरी कंप्लीट नोट है, डिटेल नोट है, 2-3 पीडीएफ है हायर एजुकेशन की, एनवायरनमेंट की भी, जो एक्स्ट्रा कहना चाहिए एक्सेसरीज वाला जो है ना मटेरियल, वो भी सब है वहां पर, ड्राइव पर आपको सब मिल जाएगा। और उसमें से आप की नोट्स बना लीजिएगा, मतलब यहाँ से भी देखते चलिए साथ साथ, जो मैं जिन पे फोकस ज्यादा कर रही हूँ, और उसके अलावा भी आप बना लीजिएगा, जो सबका अपना अपना अलग अलग होता है ऑब्जर्वेशन। सार्जेंट रिपोर्ट की मेन पॉइंट क्या है? भारत में युद्ध पश्चात शिक्षा का विकास पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। अब क्या हो गया यहाँ पे पता ही है ना, 1942 में क्या चल रहा था? हिस्ट्री सबने पढ़ी है, बताइए क्या चल रहा था? विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध तो यहाँ चल रहा था लगभग इधर, वो भी यहाँ भी चल रहा था, लेकिन इंडिया में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध तो अलग दुनिया में चल रहा था, इंडिया में क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो छोड़ो। आंदोलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आंदोलन को? मूवमेंट। मूवमेंट, है ना। इंडिया इंडिया फ्रीडम फाइटर मूवमेंट, ये सब जो चलते रहे, ये चल रहा था, इसका असर था। अब ये लोग ना, शासन तो अंग्रेजों का ही चल रहा था, लेकिन अब इनको दिखाना ये पड़ रहा था कि हम भाई आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम आपके लिए सब करना चाहते हैं, भलाई का काम। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार जो चल रहा था, उसमें इनको इंडिया के लोगों को झोंकना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वहां भेजना चाह रहे थे। और हमारे यहाँ पे तो अलग ही मामला, जो हमारे क्रांतिकारी थे वो अलग ही लगे हुए थे काम में उसी समय। फिर इसलिए अब इन्होंने सोचा कि विद्रोह ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा भलाई का काम करना पड़ेगा। तो चीजें ऐसी होने लगी फिर कि जो एजुकेशन के सेंट्रल सलाहकार यानी कि एडवाइजरी बोर्ड, उसकी रिपोर्ट पे क्या उसकी रिपोर्ट थी ये, जिसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन की जो नेशनल प्रणाली है ना, सिस्टम है, एक सिस्टम तैयार करना। कुल मिला के इनका था कि हिंदू अलग पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम अलग पढ़ा रहे हैं, ईसाई मिशनरी है जो उनका अलग चल रहा है ना, बहुत अलग अलग तरीके से पूरा सारी एजुकेशन पता नहीं कैसे कैसे बिखरी सी पड़ी थी, अनऑर्गेनाइज थी। उसको सबको एक सिस्टम में बनाना, कोई भी चीज जब सिस्टम में होती तो बहुत अच्छी सी दिखने लगती। जैसे हमारी बॉडी है पूरी, अगर कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि कहीं लीवर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहा है, तो क्या ये बॉडी ऐसी दिखती जैसी आज हमको दिखती है? नहीं दिखती ना। पूरा सारे सिस्टम अंदर भी कितने अच्छे से पूरे वेल डेवलप्ड है सारे सिस्टम, तो सारा काम भी आसान है, और दिखने में भी, स्वरूप भी, फॉर्म भी जो है अच्छा है, ब्यूटीफुल है। तो ऐसे ही सिस्टम में लाने की बात की गई सबसे पहले सार्जेंट रिपोर्ट में। एक पूरी एजुकेशन में जो है सिस्टम आप लेके आओ। इसने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गठन की सिफारिश की, रिकमेंडेशंस दी इसने कि एक जो ग्रांट कमिटी है वो कहाँ कहाँ पे, अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, ये नाम याद कर लीजिएगा इन जगह के। किस रिपोर्ट के आधार पर ये कमेटी इन जगह पर लाई गई, जिसे 1945 में 45 के कामकाज की देखरेख करने के लिए
गठित किया गया था ना, बनाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था 1947 में। इस कमेटी को सभी तत्कालीन मौजूदा विश्वविद्यालयों की देखरेख का जिम्मे, मतलब पहले आई तो सिर्फ इसने अलीगढ़, बनारस और दिल्ली इनका काम देखा। उसके बाद जब ये 1947 में हमारा देश आजाद हो गया तो इसी को पूरा बोल दिया कि आप सब पूरे देश में आप ही देखो, जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सबको आपको ही देखना है। मेन रिकमेंडेशंस ये हैं। 3 to 6 ईयर्स क्या होगा? व्यवहारिक एवं सामाजिक अनुभव संबंधी अनिवार्य शिक्षा। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड, सामाजिक मतलब सोशल एक्सपीरियंस बेस्ड, ये एजुकेशन दी जाए। 3 to 6 ईयर यानी वही प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही। प्रैक्टिकल एजुकेशन की जहां बात होगी समझ लीजिए प्राइमरी एजुकेशन है वो। टाइम पीरियड, अच्छा, डिवाइड प्राइमरी एजुकेशन इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में बांट दो उसको। जैसे कि गांधी जी ने भी तो यही बात कही थी, और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 6 से 11 में बांट दिया इन्होंने और उसको फोर्सफुली कर दिया। और 6 to 11 years and second senior basic education 11 to 14 years, ये 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। फिर टाइम पीरियड ऑफ मिडिल एजुकेशन, उसका टाइम भी बता दिया, 3 ईयर, 14 to 70, ये एज है 14 to 70, ये एज है, ये एज है, और ये भी एज है स्टूडेंट्स की, किस एज में कितने ड्यूरेशन की एजुकेशन होना चाहिए। आप यहाँ इस वाले ड्यूरेशन को और एज को, जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है, कौन सी है, कब आई है करंट एजुकेशन पॉलिसी? 2020 में। वेरी गुड। तो उसके साथ एक पेज पे कॉम्परेटिवली लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आए या वो क्वेश्चन आए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10th 11th को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में 10th और 10th 11th को लेकर आया जाए, ये भी इसमें बात हुई। 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कराया जाए, यानी पहली बार ग्रेजुएशन की बात कहाँ आई है, कौन सा चल रहा है ये, सार्जेंट रिपोर्ट। अभी हम यहाँ से अपनी एजुकेशन पॉलिसीज को देख पाएंगे, इमेज कर पाएंगे, यहाँ से बहुत सारी चीजें हमको मिलती जुलती नजर आएंगी। तो पहली बार ये की नोट है, की पॉइंट है, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कराने की बात किसने की है सबसे पहले, बताइए? सार्जेंट रिपोर्ट। वेरी गुड, सार्जेंट रिपोर्ट ने। विल बीइंग कंप्लीट लिटरेसी इन इंडिया इन द कमिंग 40 इयर्स, इन्होंने एक अपनी एक टारगेट डिसाइड कर लिया है कि जो आने वाले 40 साल हैं उसमें क्या होगा, पूरी तरह से सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, ये उन्होंने एक डिसाइड किया टारगेट। लेकिन क्या अब तो कितने वर्ष हो गए हैं, आजाद हुए ही हमको कितने वर्ष हो गए, बताइए? क्या लिटरेसी कंप्लीट लिटरेसी अचीव हो चुकी है? नो मैम, 79। अभी भी बचा हुआ है, इतना बड़ा परसेंट बचा हुआ है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अब कि ये जो टारगेट है तब 40 इयर्स का अभी तक नहीं हो पाया, हम जो आगे बढ़ेंगे एपी बनेंगे, लेकिन साथ साथ अपने आसपास लोगों को लिटरेसी जितना हम अपने लेवल पे दे सकते हैं देंगे। नेक्स्ट आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। इसमें ये कब आया, 1905 में। अभी इसको थोड़ा सा आपको 2 के टेबल से अलग दिखेगा, इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पे अब चीजें वो आ रही हैं जो जिनमें मेन रोल जो है भारतीय लोगों का थोड़ा सा था, या भारतीय यानी इंडियन या नेशनल लेवल पे जो काम हुए उनमें यहाँ वाले लोगों का क्या रोल था,
उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा हमने अलग से यहाँ रख लिया। अब जितना भी आएगा ना इंडिया वाला ही आएगा पार्ट। अब यूरोपियन ब्रेक हो गया कहीं ना कहीं। तो इसमें इसका जो है ऑर्गेनाइज्ड कब हुआ, ये 10 मार्च 1905 को। और इसने अपना जो वर्क है वो कब स्टार्ट किया, 11 मार्च, एक साल एक दिन बाद, मतलब 10 मार्च को हुआ तो 11 मार्च को किया और एक साल बाद शुरू किया काम करना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके आने का, जो इंडियन है उनको इंडियन नॉलेज और साइंस की जो एजुकेशन है वो नेशनल लेवल पर दिया जाए। टीचर कैसे हो, इंडियन हो। अब बहुत चीजें बदल रही हैं क्योंकि अब हम आजाद हो गए हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के आशय राष्ट्र के विकास के लिए से लिया जाए, मतलब चाइल्ड का जो टोटली डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट है, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहे हैं, ये राष्ट्र के विकास, मतलब नेशन का जो डेवलपमेंट है। कहते हैं ना घर में एक माँ अगर पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा, माँ समझदार है तो पूरा परिवार संभाल लेगी, समझदार हो जाएगा। ऐसे ही है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, उस कंप्लीट डेवलपमेंट उसका हो रहा है तो पूरे देश का विकास होगा ना, मेन पावर बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट में डालिएगा इसको भी। शिक्षा का माध्यम कैसा होगा, एजुकेशन मीडियम वर्नाकुलर, भारतीय भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्य शिक्षा पर बल। अब ये वाला क्यों कंसेप्ट आया, वो जो हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था कि दो लोग कह रहे हैं सिखाओ, दो लोग कह रहे हैं नहीं सिखाओ। तो जो उसमें राजा राममोहन राय भी थे, उनका ये मानना था कि सिखाया जाना चाहिए अंग्रेजी शिक्षा, ताकि हम ग्लोबलाइजेशन में अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकें। भविष्य की बात है, तब देख ली उन्होंने, तो वो उसी के संदर्भ में उसी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी दी जानी चाहिए ताकि हम पिछड़े ना रह जाएं, डेवलप कंट्री में आए धीरे धीरे। पाश्चात्य साहित्य की भी अच्छी बातों को शामिल किया जाए, मतलब जो यूरोपियन कल्चर है उससे भी जो जो अच्छा है वो ले लो। कहते हैं दूध में से, दूध और पानी जब मिक्स है तो दूध हंस ले लेते हैं, दूध और पानी को अलग करने की एबिलिटी होती है हंस में, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ऐसी अच्छी चीज ले लो जहां से भी मिले, बुरी चीज को छोड़ दो। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित शिक्षा बालकों को दी जाए। अब यहाँ पे क्या आ रही है, मॉरल एजुकेशन की बात आ रही है, नैतिक शिक्षा की बात आ रही है कि जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का मतलब है कल्चरल, जितने भी हमारी धरोहर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हैव यू एनी आइडिया? विरासत Legacy, ma'am. जी, Legacy हाँ बोल जी सकते हाँ हैं जी, क्या? वही लेगेसी। क्योंकि जो जैसे बिल्डिंग है, लाल किला है अब, या हमारा जो इंडिया गेट है, ये सब ऐसी जो चीजें हैं ना, हमारी पहचान की जो चीजें हैं, जिससे हम पहचाने जाते हैं, भारतीय पहचाने जाते हैं, उन चीजों को कंजर्व करना, कंजर्वेशन उनको देना, उसकी बात की जाए। वैसे ही Ma'am, बच्चों को it's a heritage, not legacy. Heritage. हेरिटेज में लिमिटेड हो जाएगा, है ना, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। मैं बता दूंगी इसका मीनिंग, या आप लोग सर्च कर लेना इसके बाद में, धरोहर नोट कर लो, धरोहर को सर्च कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। उसमें मतलब हम सारी ही चीजें आ जाएंगी, कोई एक विशेष बिल्डिंग और उससे रिलेटेड नहीं, सब कुछ जितना भी इंडिया की पहचान है, हमारी जितनी भी पहचान है, उन सबको हमको कंजर्वेशन देना है, उनको हमको सबको सुरक्षा देनी है। ऐसी हम बालक की फीडिंग करेंगे, माइंड मेकअप हम ऐसा करेंगे चिल्ड्रंस का कि नहीं, ये हमारी
हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, ये हमारा चला आ रहा है, ट्रेडिशन से चला आ रहा है, ट्रेडिशन है हमारा, ये हमारी पहचान है, इसको हमको बचा के रखना है। मैम हाँ, धरोहर हेरिटेज ही दे रहा है मैम गूगल में। हेरिटेज ही दे रहा है, ठीक है। हाँ हाँ चलो फिर ठीक है, उसके लिए रख लीजिए, धरोहर को हेरिटेज ही रख लीजिए, लेकिन मतलब उसका मीनिंग ऐसे लगा के रखिएगा कि सारी चीजें आ रही है उसमें, ठीक। Cultural heritage. हाँ, ओके, चलो इसको हम ना कल करते हैं कंप्लीट, हाँ आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें अभी तक जो पढ़ा है, इसमें किसी को कोई अगर डाउट है तो वो पूछ लीजिए आप। मैम थोड़ा शॉर्टर वर्जन कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, इसके कल से हम बिल्कुल, बचा नहीं है ज्यादा, थोड़ा ही बचा है, हो ओके जाएगा मैम। कल में पूरा हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल आधे घंटे में ही हो जाएगा।